हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, 21 डेज चैलेंज ऑफ बुक रीडिंग एंड अप्लाई इन डेली लाइफ, इस चैलेंज में अभी तक हमने डे 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज डे 12 चल रहा है। दोस्तों, आज का डे 12 भी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से मैंने इस किताब को पढ़ के कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैंने जो किताब पढ़ा है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं डे 1 से लेकर डे 6 तक बड़ी सोच का बड़ा जादू इस किताब को पढ़ के मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वाकई वो बहुत ही बढ़िया किताब है। डेविड जे शॉर्ट्स इनके द्वारा लिखी किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू, इसका भी आप मेरा रिव्यूज़ देख सकते हो और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है किताब का वो आप मेरे वीडियो में देख सकते हो। और उसके बाद मैं डे 7 से लेकर डे 11 तक सन्यासी की तरह सोचे यानी थिंक लाइक मंक, जय शेट्टी द्वारा लिखी किताब है। इसको मैं पढ़ के मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ। उस वीडियो को आप भी ज़रूर देखिए ताकि आपको हमारी यात्रा में आपको समझ में आएगा कि हम डे 1 से लेकर डे 11 तक क्या क्या हमने बातचीत किया है, किस तरीके से हमने हमारा एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अभी तक हमने 1 2 3 लर्निंग फार्मूला के जरिए डे 1 से लेकर डे 11 तक इस वीडियो में हमने बात किया है, लेकिन अभी डे 12 से लेकर डे 21 तक अभी जो 10 दिन हम बात करेंगे वो पूरी तरीके से अलग रहेगा। इसमें 1 2 3 लर्निंग फार्मूला नहीं रहेगा, ये पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि ये किताब ना ही सेल्फ हेल्प वाला किताब है, ये ना कि मोटिवेशन वाला किताब है। ये पूरी तरीके से अभी जो दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसके ऊपर ये किताब है और इसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। तो अ वर्ल्ड विदाउट वर्क, डैनियल सस्किंड, ये जो किताब है ये किताब ना ही मोटिवेशन के ऊपर है, ना ही किताब कोई सेल्फ हेल्प वाला किताब है ना कोई रोचक कहानी बताने वाला किताब है। दोस्तों, ये जो किताब है ये पूरी तरीके से अलग है। अभी तक हमने जो सेल्फ हेल्प के किताब पढ़े हैं मोटिवेशन के ऊपर या साइकोलॉजी के ऊपर, हमने अलग अलग किताब के ऊपर पढ़ा है, लेकिन ये सबसे डिफरेंट किताब है। ये डिफरेंट किताब इसीलिए है कि अभी जो बदलते ज़माने के हिसाब से और बदलते ज़माने में जो नया टेक्नोलॉजी आ रही है और जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है और उसके वजह से हमारे ज़िंदगी के ऊपर और हमारे काम के ऊपर क्या परिणाम पड़ रहे हैं, उसका अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम हर किसी दृष्टिकोण से इस किताब में इन्होंने डैनियल सस्किंड इन्होंने बातचीत किया है और इसको हमें समझाने का कोशिश किया है। दोस्तों, इसको हम एक एक करके समझते हैं और इसको समझेंगे। दोस्तों, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये AI क्या है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने इससे पहले मैं मॉर्निंग नेचर वॉक एंड डेली एक्सरसाइज, इसमें मैंने जो 21 दिन का सीरीज़ में वीडियो बनाया हो उसमें डे 15 वीडियो में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको AI का जो बेसिक नॉलेज है वो इस वीडियो में मिलेगा। मैं उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे बातचीत ना करते हुए मैं आपको बेसिक AI के बारे में बेसिक नॉलेज लेने के लिए उस वीडियो को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ज़रूर आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूँ वो आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि AI यानी क्या है। दोस्तों, बेसिक से समझाना अच्छा होता है, इसलिए मैं भी थोड़ा बेसिक में समझा रहा हूँ। इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। दोस्तों, आजकल जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, जिसको हम मानवीय बुद्धिमत्ता कहते हैं, जो इंसान के दिमाग से काम चलता है, और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरी तरीके से मशीन के ऊपर काम चलता है, उस वहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर काम चलता है। दोस्तों, इसको हम आगे समझते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे सोशल मीडिया पे AI टेक्नोलॉजी, AI टूल्स, उसके बाद ChatGPT, ऐसे अलग अलग नाम आज इसके और भी बहुत ही वाइड रेंज से यहाँ पे बहुत उसका स्प्रेड हो रहा है। दोस्तों, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और इसको समझेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है थोड़ा टिपिकल है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आप एंड तक देखोगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगे। दोस्तों, अब हम इस किताब के पहले 2 टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे, और जैसे जैसे हम इस वीडियो से बातचीत करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगे। बस पूरा अटेंशन देके इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, इस किताब का पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मिसप्लेस्ड एंजाइटी, यानी इतिहास के कारण गलत चिंता। दोस्तों, AI टेक्नोलॉजी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कोई पहली बार आया है दुनिया में, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम चल रहा है और उसमें डेवलप हो रहा है, लेकिन जब से अभी ChatGPT लॉन्च हुआ है, ChatGPT का जो इतना क्रेज बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ते जा रहा है।
दोस्तों तब से लोगों को समझ में आ रहा है कि एआई नाम अभी लोगों को सुनाई दे रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है यह भी लोगों को अभी भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है। दोस्तों एआई टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हमें जानने से पहले हमें एआई टेक्नोलॉजी के जो गलत चिंताएं हैं लोगों के अंदर, उसके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है, और इसको हम एक एक करके समझते हैं। दोस्तों इस दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नया बदलाव, जो भी नया चीज़ आता है दुनिया में, तब उसको समझने में, सीखने में और उसको एक्सेप्ट करने में बहुत ही दिक्कतें होते हैं। और उसमें अभी भी ये जो एआई टेक्नोलॉजी पे है, इसको भी समझने में, सीखने में और उसके ऊपर उसको एक्सेप्ट करने में हमें दिक्कत आएंगे और आते रहेंगे। दोस्तों इसीलिए ये नया बदलाव है, तो इसको समझने में बहुत सारे दिक्कतें लोगों को आ रही है कि अभी ये चैट जीपीटी क्या है, एआई टेक्नोलॉजी क्या है, एआई टूल्स क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करें और क्या करें। दोस्तों इसमें भी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैं साइकोलॉजिकल वे से मैं बात करने के लिए इस टॉपिक को मैं आपके सामने लाया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस के बारे में बातचीत किया जाता है, यानी बुद्धिमत्ता के बारे में। तो दोस्तों जहाँ पे बुद्धिमत्ता आता है, जहाँ पे वहाँ पे हमें इस टॉपिक को भी लेना पड़ा, क्योंकि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे इंटेलिजेंस जहाँ पे आया है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी आ गया। तो इसलिए साइकोलॉजी में इसका स्टडी करना भी अनिवार्य हो जाता है, और हर फील्ड में अभी एआई टेक्नोलॉजी आएगा, और हर फील्ड में एआई टेक्नोलॉजी का रोल रहेगा। तो इसीलिए एआई टेक्नोलॉजी को समझने में ना कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं है, हर किसी को ज़रूरत है। किसी भी फील्ड से आप, चाहे किसी भी फील्ड से हो, आपको एआई के बारे में नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए एआई के बारे में समझ लो, और इसको अच्छे से समझने से आपको समझ में आएगा कि आपको आने वाले समय में अपने आप में क्या बदलाव करना पड़ेगा, और एआई का रूप फ्यूचर में क्या लेगा। इसके लिए चिंता करने के बजाय आप इसके बारे में एजुकेट बनिए। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, बस आपको एजुकेट बनने से और इसको समझने से आपको आगे दुनिया में क्या होने वाला है वो आप समझने से आप अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाओगे। दोस्तों लोगों के अंदर एआई के बारे में बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग होते जा रहा है। दोस्तों इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एआई के वजह से अभी सभी जॉब चले जाएंगे, और एआई अब दुनिया में बहुत खतरा है। दोस्तों एआई दुनिया को ख़त्म कर देगा, ऐसे बहुत सारे लोगों के जो राय आते हैं, लोग स्टेटमेंट दे देते हैं। दोस्तों एआई के बारे में जाने बिना, उसको समझे बिना अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है वो ऐसे ही बोलेंगे तो वो पूरी तरीके से वो मूर्खतापूर्ण हो सकता है। इसलिए किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आप बात करना है तो उसको पहले खुद समझिए, और उसको समझने के बाद उसके बारे में प्रेडिक्ट कीजिए, और उसके बारे में आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। दोस्तों इससे अच्छा है, क्योंकि इस वजह से क्या होता है कि लोगों के अंदर बहुत सारे गलत फैमिली फैल जाती है, और लोगों को बिना वजह उनके अंदर चिंताएं बढ़ जाती है। तो आजकल इसीलिए बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर सोचे समझे बिना राय दे देते हैं, तो इसलिए जो माहौल क्रिएट होता है उस माहौल में बहुत सारा नेगेटिविटी बढ़ जाता है, लोगों के अंदर चिंताएं बढ़ जाती है। तो इसलिए इसको हम दो तरफा बात करना चाहिए। दोनों तरफ से अगर बात करेंगे उसको सही से, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में, हम निष्पक्ष में अगर इसको समझेंगे, बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, और इसको समझकर हम इसमें कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों ये तो सच है, तो एआई तो दुनिया में रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है। एआई अभी और भी बढ़ेगा, हमें एआई के साथ ज़िंदगी में अभी रहना पड़ेगा और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों लेकिन मैं इस किताब से मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये ओवरऑल मैं अगर रिव्यू बताऊँ तो मैं इस किताब से यही बताने जा रहा हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर इस एआई टेक्नोलॉजी का क्या असर पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूँ। दोस्तों ये तो पक्का है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होंगी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो पूरी तरीके से नेगेटिव भी नहीं होती है, ना ही पॉजिटिव होती है, लेकिन इसका जो असर पड़ता है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर वो बहुत पड़ता है। और इसको उस बदलाव में हमें अपने मानसिकता यानी अपना मेंटल हेल्थ जो होता है उसके ऊपर भी ख्याल रखना, उसके ऊपर ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम समझने से पहले हम एआई के एक एक चीज़ को हम यहाँ पे क्लियरली बता देंगे। बहुत सारे यहाँ पे रिसर्चर्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं जो एआई के बारे में बातचीत किया है, उसको हम एक एक करके समझेंगे। दोस्तों मेरा इस किताब का पढ़ने का एक ही पर्पज़ है कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द एज ऑफ एआई। दोस्तों यानी मनुष्य का जो जीवन, जो भविष्य है वो एआई के ज़माने में, एआई के दुनिया में कैसा रहेगा और उसके मानसिकता के ऊपर क्या परिणाम पड़ेगा, यही मेरा
मेन पर्पज़ है। इसको समझकर हम अपने आप में क्या बदलाव लाएंगे और उसको किस तरीके से अच्छे से बदलाव लाके हम इस एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में टिक पाएंगे, इसके ऊपर मेरा मेन यहाँ पे मेरा बातचीत रहेगा और यही मेरा पर्पज़ रहेगा। दोस्तों, इस किताब के लेखक डैनियल सस्किन कहते हैं कि एआई कांट डू एवरीथिंग बट इट कैन डू अ लॉट। यानी एआई सब कुछ तो नहीं कर सकता है, लेकिन एआई बहुत कुछ कर सकता है। दोस्तों, इसमें इस शब्द में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें 2 वाक्य है। एआई सब कुछ तो नहीं कर सकता है, लेकिन एआई बहुत कुछ कर सकता है। यानी एआई सब कुछ नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ है कि इंसान के लिए कुछ ऐसे काम रहेंगे, कुछ ऐसे काम बचेंगे जो एआई नहीं कर सकता है। यानी ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ हो गया, एआई बहुत कुछ कर सकता है। यानी एआई ऐसे बहुत सारे काम ऐसे कर लेता है जो कि आपसे कई गुना, हमारे से यानी इंसान से कई गुना बेहतर काम कर सकता है। दोस्तों, उस काम में इंसान की ज़रूरत नहीं रहेगी, वहाँ पे एआई बहुत सारे काम कर सकते हैं। दोस्तों, 1931 में अल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने भी कहा था कि इंसान अपने काम को आसान बनाने के लिए मशीनें बनाएगा। उसलिए उनका एक स्टेटमेंट है, मैन मेड मशीन। दोस्तों, इस किताब के टॉपिक नंबर 1 में कुछ ऐसे सब पॉइंट उन्होंने लेखक ने बताया है जो कि अपने ह्यूमन वर्क के बारे में और एआई के बारे में समझने में आसान होगा और उसको हम आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, इसका पहला सब पॉइंट है अपहेवल एंड चेंज, यानी क्रांति और बदलाव। दोस्तों, डैनियल सस्किन कहते हैं, इंग्लिश में उन्होंने कहा है, जिसको मैं पढ़ के बताऊंगा और उसको मैं हिंदी में समझाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस तरीके से है, वो कहते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज में अफेक्ट नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ वर्क बट ऑल्सो द नेचर ऑफ दैट वर्क, ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी प्रौद्योगिकी परिवर्तन न केवल कामों की मात्रा या बल्कि उस काम के प्रकृति पर और मानव बुद्धि पर भी प्रभाव डालता है। यानी प्रौद्योगिकी परिवर्तन जो है वो केवल इंसान के काम के ऊपर नहीं तो ह्यूमन के इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत सारा परिणाम डालता है। दोस्तों, अभी जो नया टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसमें ना केवल हमारे काम के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, उसका तो हमारे पूरी तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर और ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों के ऊपर उसका असर पड़ने वाला है। दोस्तों, टॉपिक नंबर 1 का दूसरा सब पॉइंट इस तरीके से है, द बिगर पाई इफेक्ट, यानी बड़ा सांख्यिकीय प्रभाव। दोस्तों, लैरी समर जो कि 1970 में वो एक यूएस प्रेसिडेंट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इसमें डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने एआई के बारे में और मानवीय कामकाज के बारे में बात किया था, जो कि इस तरीके से है, उन्होंने इंग्लिश में कहा था, जिसको मैं पढ़ के बताऊंगा और उसको मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। दोस्तों, ये जो है इस तरीके से है, द स्टूपिड पीपल थॉट दैट ऑटोमेशन वाज गोइंग टू मेक ऑल द जॉब्स गो अवे, बट the smart people understand that when there was more produced there would be more income, therefore there would be more demand। यानी मूर्ख या नासमझ लोगों ने सोचा कि ऑटोमेशन की वजह से सारी नौकरियां खत्म हो जाएगी। समझदार लोगों ने समझ लिया कि अधिक उत्पादकता बढ़ने से इसका अधिक उत्पादकता बढ़ेगी और इसका आय बढ़ेगी और साथ ही साथ इसकी मांग भी और बढ़ेगी। दोस्तों, इस बात से हमें यह समझ में आता है कि एआई की वजह से सारी नौकरियां खत्म नहीं होने वाली है, बस एआई की वजह से जॉब जरूर रिप्लेस होने वाली है। दोस्तों, एआई की वजह से जॉब लॉस होना और एआई की वजह से जॉब रिप्लेस होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसको हम आगे समझते हैं। दोस्तों, जॉब लॉस यानी पूरी तरीके से जॉब खत्म हो जाना और जॉब रिप्लेस यानी ऐसे जगह पे शिफ्ट हो जाना, ऐसे जगह पर उसको स्थलांतरित कर देते हैं जिसको रिप्लेस किया जाता है। दोस्तों, रिप्लेसमेंट यानी आपका जॉब चला गया ऐसा नहीं है, बस आपको उस तरफ रिप्लेस होना पड़ेगा जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पे एआई आपसे अच्छा बेहतर काम कर सकता है, वहाँ पे एआई को रखा जाएगा और वहाँ से आपको रिप्लेस करके आपको ऐसे कामों में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, ऐसे नए स्किल आपको सीखना पड़ेगा जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो। दोस्तों, इसको बोलते हैं जॉब रिप्लेस। लोगों को लगता है कि जॉब रिप्लेस किया जाएगा, इसका अर्थ उनको ऐसा लगता है कि अभी जॉब उनको नहीं मिलेंगे, जॉब से उनको निकाला जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे जैसे जो भी नया टेक्नोलॉजी आती है तो आपको ऐसे जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा, ऐसे जगह पर रिप्लेस होना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट होंगे और क्रिएट होते जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी की वजह से लोग बोल रहे हैं कि जॉब चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग समय के हिसाब से अपने आप में बदलाव करते हैं तो उनको ज़रूर जॉब रिप्लेसमेंट मिलता है और उनको ज़रूर नया अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए रहते हैं। दोस्तों, पहले भी ऐसा ही कहा गया था कि जो लोग पहली बार नया कंप्यूटर्स मार्केट में आए थे
तो लोग बोल रहे थे कि कंप्यूटर इंसान को बर्बाद कर देगा, अभी इंसान के लिए कुछ काम नहीं रहेगा, ऐसा तब भी लोग कहते थे। लेकिन जब से कंप्यूटर आ चुका है और जो लोग कंप्यूटर साइंटिस्ट या जो भी कंप्यूटर रिलेटेड जिन्होंने कोर्स किया, कंप्यूटर को सीखा और उसके अंदर सीख के उसके ऊपर डेवलप किया, तो उनको बहुत सारे, आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल चुका है और बहुत सारे लोग उस कंप्यूटर के बलबूते पर अपना ज़िंदगी बना चुके हैं। दोस्तों एआई के बारे में अभी आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में अभी तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूर ये है कि सभी तो काम ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन इंसान के लिए कुछ ऐसे भी काम बचेंगे जो कि अपने अंदर अपस्किल करना पड़ेगा, अपने आप को स्किल में डेवलप करना पड़ेगा और उसको जो भी नया नया बदलाव होते जा रहे हैं उसको सीखना पड़ेगा। दोस्तों पहले ऐसा था कि अगर हम कोई चीज़, किसी चीज़ में डिग्री ले लेते हैं तो वो डिग्री की वजह से हमें नौकरी लगती थी, और नौकरी हमें 30-40 साल हम करते थे। और अभी दुनिया में ऐसा नहीं रहा है। अभी हर बार आपको हर 2-3 साल में आपको नए नए स्किल सीखना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आपको हो सकता है कि आप उस फील्ड में आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, या तो आपको उस फील्ड से निकल के दूसरे फील्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अभी वो दिन न रहे जो मैंने कॉलेज से, किसी स्कूल से डिग्री ले लिया, तो यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लिया, तो उसको जाके मैं कहाँ पे गवर्नमेंट के लिए नौकरी देखूंगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊंगा या कोई प्राइवेट सेक्टर में मैं एक ही बार सेटल हो जाऊंगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा अभी। दोस्तों इस भ्रम में कोई, अब अगर कोई जी रहा है इस भ्रम में कोई है, तो हम उसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब वो दुनिया नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये दुनिया पूरी तरीके से अलग है, बहुत सारा बदलाव हो चुका है। ये एआई की दुनिया है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने आप को डेवलप करिए और इसको समझिए, क्योंकि अभी आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप निगलेक्ट करोगे तो आपको ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दोस्तों एआई का अभी तो ये बस शुरुआत है। ऐसा मत सोचिए कि एआई फ्यूचर में आएगा, आप तब देखेंगे। दोस्तों ऑलरेडी अपने जीवन में आपके हर एक के घर में एआई पहुंच चुका है। दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि एआई का इस्तेमाल अभी हर कोई कर रहा है, जाने अनजाने में एआई का इस्तेमाल कर रहा है। एआई अभी हर एक के ज़िंदगी में आ चुका है। बस आप ये मत सोचिए कि भविष्य में आने वाला है, भविष्य में होगा, अभी हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं चैट जीपीटी आ चुका है और बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, जो कि इंसान का जो काम है बहुत ही ईजी तरीके से करने के लिए आज बहुत सारे सुविधा है, जो कि पिछले लॉकडाउन से पहले अगर बात करें तो एआई टूल्स कोई नहीं जानता था। लेकिन अभी इसी साल 2023 में एआई टूल्स, चैट जीपीटी, इसके बारे में बातचीत हो रहा है, इसके ऊपर बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। दोस्तों अभी आने वाले समय में, अभी उसको पता नहीं 2 साल लग सकते हैं, 3 साल, 10 साल, कितने साल में कितना बदलाव होगा, क्या क्या चेंजेस अपने को हमें देखने को मिलेंगे, ये पता नहीं। बस मैं इस वीडियो को आज शूटिंग कर रहा हूँ। हो सकता है कि एआई टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलप हो सकता है और किस लेवल पे पहुंचेगा ये पता भी नहीं है। लेकिन मैं आज यहाँ पे मेरे स्टडी के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि एआई ज़रूर अपने साथ रहने वाला है और इसको एक्सेप्ट करके हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव करना पड़ेगा और इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों केनिथ एरो, जो कि नोबेल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि, जो कि इंग्लिश में इस तरीके से है, जिसको मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा और उसका हिंदी में अर्थ समझाऊंगा। दोस्तों इस तरीके से है, वो कहते हैं द रिप्लेसमेंट ऑफ मैन बाय मशीन्स हैज़ नॉट इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, द इकोनॉमी डस फाइंड अदर जॉब्स फॉर वर्कर्स, व्हेन वेल्थ इज क्रिएटेड पीपल स्पेंड देयर मनी ऑन समथिंग। यानी इसका अर्थ इस तरीके से हुआ, मशीनें लोगों को रिप्लेस करने के वजह से बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है। दोस्तों इसको ध्यान से सुनिए, मशीनें लोगों को रिप्लेसमेंट करने की वजह से बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था लोगों के लिए दूसरे कामों को भी निर्माण कर रही है। जब देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है तो लोग किसी चीज़ पर खर्च करते हैं और उस वजह से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, जिसकी वजह से विकास होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1 के थर्ड सब पॉइंट के बारे में, जो कि इस तरीके से है, द चेंजिंग पाई इफेक्ट, यानी बदलता सांख्यिकीय प्रभाव। दोस्तों अगर हम इस सब पॉइंट के बारे में बात करें, ये दूसरे सब पॉइंट से पूरी तरीके से अलग है। ना ही सिर्फ बड़ा सांख्यिकीय प्रभाव पड़ रहा है, इसमें बड़ा सांख्यिकीय बदलाव भी हो रहा है। दोस्तों हमें इसे भी समझना होगा कि एआई की वजह से जो जॉब रिप्लेस हो रहे हैं और फ्यूचर में होने वाले हैं, उनका जॉब
किस फील्ड में जा सकते हैं और कैसे रिप्लेस हो सकते हैं, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि उनको रिप्लेस होने के बाद जहाँ पर एआई का इन कामों पर या नौकरियों पर कोई असर न पड़ेगा, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और ऐसे फील्ड जो है उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम सन 1900 की बात करें तो हमें आंकड़े बताते हैं कि हर 5 लोगों में 2 लोगों को रोजगार मिल जाता था, काम मिल जाता था। दोस्तों, इतिहास बताता है कि जो लोग खेती पर निर्भर थे उनमें से 100 लोगों में से 2 लोगों को काम मिलता था और वो 98% लोग वहाँ पे बेरोजगार हो चुके थे। तो सवाल यही था कि ये 98% लोग कहाँ पे जाए। तो इनके लिए शुरू हो चुकी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने के बाद वहाँ पे भी कुछ साल वहाँ पे काम चलते चलते वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी बढ़ गया। 1970 की अगर बात करें तो तब के आंकड़े बताते हैं कि 10 लोगों में से 1 को नौकरी मिलती थी और उन 9 लोगों को बेरोजगार होना पड़ता था, यानी 90% लोगों को बेरोजगार होना पड़ता था। तो सवाल यह था कि ये 90% बेरोजगार कहाँ पे जाए। फिर इनके लिए नए जॉब्स क्रिएट हुए सर्विस सेक्टर में। दोस्तों, इसमें 10 लोगों में से 8 लोगों को जॉब मिलता था। दोस्तों, इससे ये समझ में आता है कि जब पुराने काम में सैचुरेशन आ जाता है, उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से लोगों को वहाँ पे कम किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, तो कोई ना कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई नया जॉब क्रिएट होता जाता है। दोस्तों, इसीलिए अभी भी सिचुएशन ऐसा ही रह सकता है एआई के ज़माने में। इसको हम 100% नहीं बता सकते, लेकिन मैं मेरे स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ। एआई की वजह से अगर बताए तो एआई की वजह से कुछ जॉब चले जा रहे हैं, तो कुछ जॉब ऐसे भी क्रिएट होंगे जहाँ पर एआई का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एआई का कोई वहाँ पे असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे भी कई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या कोई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकते हैं, तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1 के सब पॉइंट 4 के बारे में, जो कि इस तरीके से है, द बिग पिक्चर, यानी बड़ी तस्वीर। दोस्तों, ओवरऑल अभी हम बात करेंगे एआई का जो बड़ा तस्वीर है, इसको हम ओवरऑल से अभी हम बात करेंगे, जो कि मैंने इस किताब से पढ़ा है। और इस किताब में लेखक डैनियल सस्किन भी ओवरऑल अपना एक पिक्चर बताते हैं, अपना एक बड़ा तस्वीर एआई के बारे में बताते हैं, जो कि इस तरीके से है जिसको हम समझते हैं। दोस्तों, लेखक के अनुसार ह्यूमन वर्क और टेक्नोलॉजी का 2 तरीके से प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने इसमें कहा है कि इंग्लिश में उन्होंने कहा है इस तरीके से है। पहला है हार्मफुल सब्स्टिट्यूटिंग फोर्स, हानिकारक प्रतिस्थापन बल। दूसरा है हेल्पफुल कॉम्प्लीमेंटिंग फोर्स, यानी सहायक पूरक बल। यानी ये एआई जो है ये लोगों के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है या हेल्पफुल साबित हो सकता है। यानी ये लोगों के लिए घातक भी हो सकता है, ये लोगों के लिए वरदान भी साबित हो सकता है। दोस्तों, अब हर तरफ मशीनों के डेवलपमेंट के बारे में और इसमें सुधार करने के बारे में बातचीत हो रही है। और इसमें 2 तरीके से लोग अपना मशीन डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसमें कई लोग, कुछ लोगों को हानिकारक, यानी बहुत सारे डरावने रोबोट्स या बहुत सारे ऐसे गलत तरीके से उसको रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और दूसरे तरीके हैं जो कि कोबॉट्स, जिसको हम कहते हैं कि सहायक पूरक, यानी हमें मदद करने वाले रोबोट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका सही एग्जाम्पल बताओ तो आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे, इसको समझ पाओगे। दोस्तों, 2009 में रजनीकांत का फिल्म शंकर डायरेक्टर के द्वारा निर्मित इस फिल्म को आप देखा है तो आपको समझ में आएगा, नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, अलग अलग लैंग्वेज में उपलब्ध है। दोस्तों, रोबोट इस फिल्म का नाम है। उसमें मुख्य भूमिका निभाया रजनीकांत ने, और उसमें रजनीकांत ने जो भूमिका निभाई वो एक साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने यहाँ पे रोल निभाया, जो कि एक रोबोट को बनाते हैं। और उनका नाम होता है इस फिल्म में डॉक्टर वशीकरण। दोस्तों, वो एक रोबोट को बनाते हैं, जो कि उस रोबोट को बनाने का उनका मकसद होता है उस रोबोट को अच्छे से डेवलप करके इंडियन आर्मी को सौंपा देना, जो कि इंडियन आर्मी में सैनिकों को मदद कर सके, ऐसा एक रोबोट बना के देने का उनका उद्देश्य होता है। तो उस तरीके से उसको प्रोग्रामिंग करते हैं। तो दोस्तों, इसी फिल्म में एक खलनायक होते हैं, जो कि डेनिस गोपाल, जिनको जानते हैं कि वो खतरनाक बॉलीवुड में बहुत ही फेमस विलन है, जो कि इस फिल्म में भी उन्होंने विलन का किरदार निभाया। प्रोफेसर बोरा नाम का उन्होंने इसमें कैरेक्टर निभाया, जो कि वो उसी रोबोट को बहका के बाद में जो रजनीकांत होता है उस फिल्म में डॉक्टर वशीकरण, उसके खिलाफ काम करने के लिए वो उसी रोबोट को लेके फिर बाद में उसका रीप्रोग्रामिंग करता है और उसके अंदर कुछ ऐसा चिप डाल देता है जो कि वो पूरा नेगेटिव काम करता है, लोगों को बर्बाद करने का काम कर देता है। तो दोस्तों, आप उस फिल्म में देखा है तो आप अंजाम जानते हैं, जिसने उसको रीप्रोग्रामिंग किया, जो प्रोफेसर बोरा होता है, उसको ही वो मार डालता है।
दोस्तों इसका अंजाम ऐसा ही होता है। दोस्तों ये तो फिल्म में ये दिखाया है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे बात किया है, तो दोस्तों इसको समझिए कि किस तरीके से एआई का जिस तरीके से अच्छा उपयोग भी किया जाता है, वैसा बुरा तरीके से उपयोग भी हो सकता है, और बहुत सारे हमें एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसलिए हमें समझना पड़ेगा, इसमें हमें अपने आप को अवेयर रहना पड़ेगा, हमारे साथ ना कि एआई की वजह से कोई हमारे साथ बुरी चीज़ घटे। इसलिए हमें अवेयर होके उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, उसका यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों ये नया टेक्नोलॉजी जो है, ये जो नया बदलाव हो रहा है, ये वरदान भी साबित हो सकता है या शाप भी साबित हो सकता है, या हमारा एआई दुश्मन भी बन सकता है, दोस्त भी बन सकता है। ये हमें हमारे विरोध में भी कर सकता है, हमारा दोस्त बन के भी काम कर सकता है। दोस्तों बस इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं वैसे हमारे साथ हो सकता है। इसीलिए हमें एआई का बहुत सारे गवर्नमेंट भी अभी रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं, बहुत सारे इसके ऊपर रूल रेगुलेशन भी लाने के लिए काम कर रहे हैं, और रूल रेगुलेशन भी चाहिए, ज़रूर चाहिए, ताकि इसका कोई भी गलत फ़ायदा नहीं ले सके। इसके ऊपर भी काम चल रहा है। दोस्तों आज एटीएम के बारे में कौन नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कि अभी एटीएम अभी तक यूज़ नहीं किया है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अभी एटीएम को यूज़ किया होगा। दोस्तों एटीएम को इन्वेंट किया गया था सन 1960 में। पहला एटीएम मशीन जो बिठाया था वो जापान में था। जापान ने पहला एटीएम मशीन यूज़ किया। फिर बाद में एटीएम हर देश में पॉपुलर बनता गया और एटीएम मशीनों की मांग बढ़ती गई। फिर इंडिया में एटीएम को आने में लगभग 27 साल लग गए। सन 1987 में मुंबई में एचएसबीसी ने पहला एटीएम बिठाया। फिर बाद में बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे गाँव में धीरे धीरे फैलते गया। दोस्तों आज इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि आज तो डायरेक्टली हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं, और आज इतना इजी हो चुका है कि पहले से अब हम डायरेक्टली नेट बैंकिंग करते हैं। हम ऐप के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से हम डायरेक्ट किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, और किसी से भी हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले सकते हैं। दोस्तों इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुका है। दोस्तों इससे क्या हो रहा है कि बैंक जो है पहले से अच्छा सर्विस दे पा रहे हैं और उसमें कामयाब हो पा रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस किताब के टॉपिक नंबर 2 के बारे में, द एज ऑफ लेबर, यानी श्रमिकों का युग या रोजगार का युग। दोस्तों लेखक डैनियल सस्किन कहते हैं कि श्रमिकों का युग या रोजगार का युग, इसको अगर परिभाषित किया जाए तो इसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जिस युग में जो भी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है, उसमें अगर श्रमिकों के हित में या श्रमिकों का लाभ पहुंचाने के लिए काम किया है तो वो श्रमिकों का युग कहलाता है। दोस्तों अभी इस बढ़ती एआई में क्या हो सकता है, अगर इसका मेरे स्टडी के अनुसार या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो इस तरीके से है। दोस्तों मैं मेरा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। दोस्तों इस बढ़ती एआई में ज़रूर ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बहुत सारा असर पड़ेगा और उसमें बहुत सारा चेंजेस होगा। इस वजह से ऑलरेडी ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न में बहुत सारा बदलाव हो रहा है और बहुत सारा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों बस सवाल यही है कि हम इस बदलाव में अपने आप को किस तरीके से माइंड सेट करते हैं और अपने आप में इस बदलाव को करने के लिए हम कितने सक्षम हैं। और हमें इसके लिए भी सक्षम होना पड़ेगा। हमें जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आएंगे उसको एक्सेप्ट करके हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। दोस्तों अब हम टॉपिक नंबर 2 के सब पॉइंट 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि इस तरीके से है, द 20th सेंचुरी एंड बिफोर, यानी 20वीं सदी और उससे पहले। दोस्तों 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो अधिक समय से परिवर्तन होता चला गया, और इस परिवर्तन में, इस नए टेक्नोलॉजी के अंदर जो लोग फॉर्मल एजुकेशन के अलावा अपने जो नए टेक्नोलॉजी के अनुसार स्किल को बढ़ाया, उन लोगों ने अधिक लाभ लिया, जो कि सिर्फ सिलेबस का स्टडी करते थे, जो अपने सिलेबस के बारे में पढ़ते थे। दोस्तों अभी भी सेम सिचुएशन इंडिया में है, जो कि अभी भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में अभी भी वही पुराना सिलेबस पढ़ाया जाता है, और ऐसा सिलेबस होता है जो कि अभी रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल अपने ज़िंदगी में वो काम भी नहीं आता है। वैसा बहुत सारे मैं क्षमा चाहता हूँ, एजुकेशन सिस्टम को नाम नहीं रख रहा हूँ, जो रियलिटी है वो रियलिटी बता रहा हूँ, और उसको समझना और इसके ऊपर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अभी हमें स्कूल या कॉलेज में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो एआई के दुनिया के हिसाब से अगर हम बात करें वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही पीछे है। दोस्तों इस एआई के ज़माने में अगर हमें नया टेक्नोलॉजी को हमें सामना करना है तो हमें नया अब स्किल डेवलप करना पड़ेगा, स्किल्स को हमें सीखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, नया एजुकेशन सिस्टम में उसको लाना पड़ेगा। दोस्तों आजकल तो पता है कि चैट जीपीटी आ चुका है,
और इतना डेवलप हो रहा है, तो अभी भी बहुत सारे लोग इसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे। दोस्तों आज एजुकेशन सिस्टम में इसका बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी है। एआई के बारे में हर एक स्कूल कॉलेज में इसके बारे में बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी है और बच्चों को इसके बारे में अवेयर करना और खुद भी अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मुझे पता नहीं आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, कोई फैकल्टी हो या पीएचडी स्कॉलर हो, कोई भी हो, आप एआई के बारे में हर किसी को बताना चाहिए, खुद भी जानना चाहिए, क्योंकि एआई को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। एआई को समझना और इसके ऊपर काम करना हर किसी को ज़रूरत है। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप टेक्नोलॉजी फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप एआई के बारे में जानना चाहिए। दोस्तों मैं भी अगर बताऊँ, मैं भी कोई टेक्नोलॉजिकल फील्ड से नहीं हूँ। एआई का और मेरा कोई दूर दूर का संबंध नहीं था, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि एआई टेक्नोलॉजी आज हर एक इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, तो इसीलिए एआई के बारे में हर एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उस एजुकेशन सिस्टम में उसको एआई के बारे में समझाना पड़ेगा और उसके ऊपर चर्चा करना पड़ेगा। दोस्तों आज चैट जीपीटी आ चुका है, जैसे गूगल का इस्तेमाल हर कोई करता है। आज आप कोई भी सर्च करने जाते हैं तो गूगल पे जाते हैं, तो फ्यूचर में वही होगा। आज आपको चैट जीपीटी आ चुका है और ऐसे बहुत सारे जीपीटीज आ रहे हैं। दोस्तों इसके ऊपर और भी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और उसके बारे में हमें चर्चा करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसे ही उसके बारे में एजुकेट हुए बिना उसको यूज़ करने जाते हैं, तो उनके साथ कुछ सही गलत हो सकता है, अच्छा बुरा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम अगर उसको एजुकेट करेंगे, उसके बारे में अवेयर करेंगे, तो ज़रूर वो उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। तो दोस्तों आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको ज़रूर एक सजेस्ट करना चाहूँगा। आप अपने कोई भी स्टूडेंट हो तो आप अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से और आपके परिवार में एआई के बारे में चर्चा करिए। एआई के बारे में आप पूछिए। अगर उनको एआई के बारे में पता है नहीं तो आप उनको बताइए, क्योंकि एआई के बारे में हम अगर अभी से जागरूक होंगे तो हम एआई से बच पाएंगे, एआई की दुनिया में टिक पाएंगे। दोस्तों मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि आप एआई को आज नज़रअंदाज कर सकते हो, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते हो। दोस्तों मैं इसे गारंटी के साथ कहता हूँ। दोस्तों 1950 के बाद में, यानी 1960 के दशक में एक नया चीज़ बाजार में आया, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, जिसको तब सुपर कंप्यूटर कहते थे। फिर बाद में यही 1980 तक पीसी बन गए, यानी पर्सनल कंप्यूटर बन गए। दोस्तों 1980 से लेकर 2000 तक कंप्यूटर का इतना डिमांड बढ़ गया कि लोगों के अंदर एक क्रेज आ चुका था और कंप्यूटर से ऐसे बहुत सारे काम आसान हो चुके थे जो कि पहले वो काम करना बहुत मुश्किल थे। दोस्तों अगर आंकड़े बताए तो 100 लोगों में से एक के पास कंप्यूटर होते थे। दोस्तों यही आंकड़ा बाद में धीरे धीरे बढ़ गया। दोस्तों आप आज जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जिनका काम कंप्यूटर पे होता है, उनके पास खुद का जरूर एक पीसी जरूर होता है, या तो लैपटॉप तो जरूर होता ही है। दोस्तों कम से कम आज ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन तो होता ही है। स्मार्टफोन से भी लोग काम इतने आसानी से कर पाते हैं जो कि पहले करना बहुत मुश्किल था। दोस्तों आज स्मार्टफोन में इतने फैसिलिटीज़ बढ़ गए जो कि पिछले 5 या 10 साल में नहीं थे। दोस्तों जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी का यहाँ पे डेवलपमेंट होता गया और जो लोग नए स्किल्स को सीखकर उसको एडप्ट करते गए, और उन लोगों ने हर हमेशा इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लिया और फ़ायदा ले रहे हैं। दोस्तों 2000 के बाद में एक नया दौर आया, आईटी का दौर, और आईटी के जगत में नए जॉब्स क्रिएट होते गए। और आप आज जानते हैं कि आईटी का क्रेज़ लोगों के अंदर कितना है। दोस्तों इंडिया में आईटी फील्ड में काम करने का इतना क्रेज़ बढ़ गया है कि आज अगर इसका एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा बताओ तो ये 5.4 मिलियन है, यानी 54 लाख लोग हैं जो कि आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं। दोस्तों लेकिन इस बढ़ती एआई की वजह से अभी जॉब बढ़ेंगे या घटेंगे, इसके बारे में अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों कई एआई कंपनियां हो या कोई आईटी कंपनियां हो, इसके बारे में अभी भी खुलकर बातें नहीं कर रहे। दोस्तों अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 2 का सब पॉइंट 2 के बारे में, अ न्यू स्टोरी इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी की नई कहानी। दोस्तों इस 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो नया चेंजेस हो रहे हैं वो सबसे अलग है, जो कि अभी तक इतिहास में हमें देखने को नहीं मिला है। दोस्तों जब हम काम के भविष्य के बारे में बात करते हैं तो जब पत्रकार, डॉक्टर और जो शिक्षक और उसके बाद जो कर्मचारी, नर्स, किसान, अकाउंटेंट, दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है जिनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अंदर एआई इतना डेवलप कर रहा है कि एआई इनके जगह पे कभी भी रिप्लेस कर सकता है, कर रहा है। दोस्तों
अभी चैट जीपीटी कैसा है वैसा ही अभी डॉक्टर जीपीटी आ चुका है, लॉ जीपीटी आ चुका है और इसके ऊपर काम चल रहा है अभी दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होंगे जिनके अंदर एआई इंसान से बेहतर काम कर सकते हैं और इंसान से भी अच्छे तरीके से लोगों को सर्विस दे सकते हैं। दोस्तों मोटा मोटा बात में अगर बताए तो एआई वो सब कुछ कर सकता है जो ह्यूमन ब्रेन कर सकता है। दोस्तों जैसे कि ह्यूमन ब्रेन में हम पा सकते हैं कि ह्यूमन में एक न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का एक यहाँ पे हमारा पूरी तरीके से ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक वैसे ही न्यूरल नेटवर्क होता है, ठीक वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपना खुद का न्यूरल नेटवर्क बना रहा है। दोस्तों एआई के बारे में मेरे अनुसार अगर मैं बताऊँ तो एआई क्या नहीं कर सकता। दोस्तों एआई इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं कर सकता है, जो कि ह्यूमन इमोशंस ही होते हैं। ह्यूमन इमोशनल इंटेलिजेंस ह्यूमन ही अच्छे तरीके से उस स्किल को सीख पाता है। तो दोस्तों ह्यूमन इंटेलिजेंस इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस स्किल अगर आप सीखोगे तो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों एआई स्पिरिचुअल नहीं बन सकता है, आध्यात्मिक नहीं बन सकता है और एआई को, मशीनों को आध्यात्मिकता होने की जरूरत भी नहीं है। आध्यात्मिकता की जरूरत है इंसान को। दोस्तों आध्यात्मिकता यानी कोई पूजा पाठ नहीं है, आध्यात्मिकता है सबसे अलग चीज़ है। आध्यात्मिकता क्या है इसके बारे में आपके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देख सकते हो, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मॉर्निंग नेचर वॉक एंड एक्सरसाइज डेली, इस चैलेंज में शायद मैं डे 18 के दिन वीडियो बनाया था। उसका टाइटल भी है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इस टाइटल से वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। और तो दोस्तों एआई जो है वो ह्यूमन रिलेशन को उस लेवल पे रिलेशनशिप नहीं बना सकता है जिस लेवल पे इंसान इमोशनली अटैच होता है। तो दोस्तों एआई टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप में उतना माहिर नहीं बन सकता है जितना इंसान हो सकता है। दोस्तों इस एआई की दुनिया में आप अपने आप को आगे रखना चाहते हो तो खुद के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा और ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि आपको उसके अंदर डेवलप करोगे तो आप इस एआई की दुनिया में आगे रहोगे। दोस्तों अब मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब आने वाले कुछ साल में आपको एआई से पीड़ित लोग, एआई से ग्रस्त लोग भी मिलेंगे जो मनोरोगी मिलेंगे और आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ जैसे कि मैं बता सकता हूँ, जैसे अभी पबजी के बहुत सारे साइको पेशेंट्स हमें देखने को मिले। बहुत सारे ऐसे साइको पेशेंट थे जो खुद सुसाइड कर लिया है, उस गेम में बहते बहते अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। दोस्तों ठीक उसी तरह एआई की वजह से भी बहुत सारे लोगों में बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और उसके बारे में हमें जागरूक होना पड़ेगा। और हर एक साइकोलॉजिस्ट को, जो भी साइकोलॉजी स्टूडेंट है या जो साइकोलॉजी स्कॉलर है, उनको इसके बारे में समझना पड़ेगा। दोस्तों अब हम टॉपिक नंबर 2 के सब पॉइंट 3 के बारे में बात करेंगे, जो कि इस तरीके से है, एन ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग, यानी आशावादी विचार। दोस्तों जैसे हम पेसिमिज्म के बारे में बात किया है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात किया है एआई के बारे में, ठीक वैसे अभी हमें ऑप्टिमिस्टिक के बारे में यानी आशावादी विचार के बारे में भी हम जानेंगे और इसको समझेंगे, जो कि कुछ प्रेडिक्टर कहते हैं, आशावादी विचार भी अपना व्यक्त करते हैं, जो कि इस तरीके से है। दोस्तों प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस का कहना है कि ये नया टेक्नोलॉजी इंसान को उन कामों से मुक्त कर रहा है जहां पर रूटीन वर्क या टास्क में ज़्यादा समय या ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। वहाँ पे नया टेक्नोलॉजी अडोप्ट करके वहाँ पे इंसानों को दूसरी जगह पे रिप्लेस किया जा रहा है। इंसान को कुछ ऐसे कामों में स्थलांतरित यानी रिप्लेस किया जा रहा है जहाँ पे क्रिएटिविटी हो, जो कि ज़्यादा सृजनात्मक काम हो और वैल्यू एडेड सर्विस दे सके। एग्जाम्पल के लिए बताएं तो ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लीडरशिप, ईक्यू, एम्पैथी एंड क्रिएटिव स्किल्स। दोस्तों अब हम इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं और जिनको आप एआई टेक्नोलॉजी के बारे में और उनको भविष्य के बारे में जागरूक करना चाहते हो तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए, इस वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों साथ ही साथ हमारे लिए कोई फीडबैक है तो कुछ सजेशन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए अपलोडेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और साथ ही साथ ऑल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद आप उस वीडियो को देख पाए। दोस्तों चलिए, हमारा इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि साइकोलॉजिकल फिट इंडिया बनाना, हैप्पी बुक रीडिंग एंड मेक योर सेल्फ साइकोलॉजिकल फिट। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।